गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो हो गया है, 12 बज गया है। तो आप समझिए कि कल हमने दो भाग समाज कल्याण प्रशासन के ख़त्म कर दिए। आज तीसरा भाग है, मतलब आज की इस लेक्चर में हम लोग ये फोर्थ जो यूनिट है वो पूरी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ऐसे लोग जो टेस्ट सीरीज़ या एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। यदि आपको लगता है कि आपने जो तैयारी की हुई है वो कितनी बेहतर है तो आप उसको एक सामान्य तरीके से अपने को जज करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो यदि आपको ठीक लगे तो या आपको जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समाज कल्याण प्रशासन का केंद्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है। तो जैसे हमने पहले बताया था, वो केंद्रीय स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और राज्य स्तर में। क्योंकि हमारे सिलेबस में वो केवल केंद्र, राज्य और जिला स्तर दिया हुआ है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सामान्य चीज़ें जो कल बता दी है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाकी हम केंद्र और राज्य के स्तर है इस पे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, समाज कल्याण प्रशासन की विविध समस्याओं को हल करने के लिए निर्धारित किया गया है एक लक्ष्य। सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसके अंतर्गत सम्मिलित है। समाज कल्याण के अंतर्गत उन दुर्बल वर्गों के लिए आयोजित सेवाएं आती हैं जो किसी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक बाधा के कारण उपलब्ध सामाजिक सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ हो। मतलब यदि कोई समाज का ऐसे व्यक्ति हो जो किसी भी कारण, चाहे मानसिक स्थिति सही नहीं हो या किसी कारण से वो विकलांगता में हो, किसी शारीरिक स्थिति सही नहीं हो, या हो सकता है आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, या अन्य एक सामाजिक स्थिति सही नहीं हो, इन स्थितियों के आधार पर यदि वह समाज के सभी जो कह सकते हैं आप सभी लोगों के समान अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं और उसकी समस्या से बाधित हैं, इसके लिए यह समाज कल्याण विभाग जो है सभी स्तरों पे काम करता है। ठीक है, केंद्रीय स्तर पे वही बताया हमने कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के निर्वहन में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान दीजिए, जो कल्याणकारी राज्य होते हैं वो कल्याणकारी राज्य का पहला उनका लक्ष्य होता है कल्याणकारी कार्यक्रमों के आधार पर वह अपनी जनता व प्रजा उनको बेहतर तरीके से सभी सुविधाएं दे सकें। और जो समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज में सभी स्तरों में समान रूप से नहीं आ पाते किसी भी कारणों से, उन कारणों या समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करना। ठीक है, समझ गए आप केंद्रीय स्तर पे क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या प्रयास करते हैं आगे के लिए। अब देखिए, 25 सितंबर 1985 से कल्याण मंत्रालय बना जिसके साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषय को जोड़ दिया गया। यह विषय गृह मंत्रालय तथा समाज और महिला कल्याण मंत्रालय के लिए मंत्रालय से लिए गए थे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे विभाग जो क्या होते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से सेपरेट काम कर सकते हैं, लेकिन यदि उनको कई मंत्रालय सौंप दिए जाएंगे तो वो बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, तो उनसे सेपरेट रूप से ही करवा लिया गया। अब देखिए, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है वही है। अब प्रशासन जो संरचना है इसमें क्या होता है, एक मंत्री हो, कल्याण मंत्री होगा, राज्य मंत्री होंगे। ये तो एक पॉलिटी का हिस्सा हो गया जो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। लेकिन ये सिंपल सा ये है कि ये कितने मंत्री कितने होंगे, इससे इसकी आवश्यकता तो हमें नहीं लगती कुछ है। बस वो काम क्या करता है, उसकी स्थापना क्या हुई, क्या क्या विभागों से जुड़ाव है, वो सब और उसके मेन मुख्य काम क्या क्या हैं। जैसे क्या है, मंत्रालयों को अपने कार्यों में कई जो अधीनस्थ संगठनों, राष्ट्रीय समितियों और राष्ट्रीय संस्थाओं में सहायता मिलती है जिन पर इसका प्रशासनिक नियंत्रण होता है। ये राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। देखिए अब ध्यान से, ये राष्ट्रीय संस्थाएं, अभी हम लोग जो केंद्रीय पढ़ रहे थे वही केंद्रीय में यही राष्ट्रीय कहलाएंगी। पहले केंद्रीय समाज कल्याण मंडल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समिति या आयोग, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है
आयोग के 10वें यूनिट में। अल्पसंख्यक संख्यक आयोग, समाज प्रतिरक्षा की राष्ट्रीय संस्था, जन सहयोग और शिशु विकास राष्ट्रीय संस्थान, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध का राष्ट्रीय संस्थान, और बहिरों के लिए, जो बहिर मतलब जो सुन नहीं सकते, उनके लिए अली यावर जंग जैसी राष्ट्रीय संस्थान, मनोरोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये बहुत सारे ऐसे संस्थान देखिए, जो जितने लिस्ट दी हुई है सब बनाए गए हैं। ठीक है। अब इनका क्रियाकलाप क्या है, ये सभी क्रियाकलाप क्या होते हैं, उनके विषय में काम करते हैं। यदि उनके विषय में कोई कानून बना है या कानून नहीं बना, यदि कोई कानून बना है तो उसकी समीक्षात्मक करना, समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना, या उसमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कितने फ़ायदे मिल पा रहे हैं, कितने नहीं मिल पा रहे हैं, इस बात को ध्यान देना, या अन्य सभी वो काम जो उन वर्गों के कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग केंद्रीय और केंद्र द्वारा अपनाई योजनाओं का संचालन। अब देखिए, ये हो गया जितनी भी अभी अब संस्थाएं बताई है, वो संस्थाओं का काम क्या है। वो संस्थाओं का काम ये है कि जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो प्रयास वो बताया जाता है, सलाह दी जाती है। साथ में उन संस्थाओं के द्वारा कोई और नीति की आवश्यकता है तो सरकार को से प्रार्थना की जाती है कि इस तरह की नीतियां बनाइए जो ज़्यादा आवश्यकता है। और यदि कोई समीक्षात्मक या कोई और इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम करना है तो वो यह काम केवल सलाहकारी रूप में करती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करते हैं छोटे छोटे विभाग। जैसे कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। इसमें महिलाओं के लिए क्रियात्मक साक्षरता, प्रौढ़, ये हैं नीतियाँ, इनको ज़मीन में कैसे उतारा जाएगा इसके विषय में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि महिलाओं के लिए क्रियात्मक साक्षरता, प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा शिविर, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, कामकाजी महिलाओं के लिए आवास गृह, अंधों, बहरों, मनोरोगियों और शरीर से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, अपंगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को छात्रवृत्तियों, शोध प्रशिक्षण, अनुदान राशि, कृत्रिम अंग निर्माण इत्यादि। ये बहुत सारे हैं। ये केवल वही काम करते हैं, क्या करते हैं कि इससे बेहतर थोड़ा सा हो सके और समाज के लिए बहुत अच्छी योजनाएं, नीतियां लागू हो सकें। ठीक है। अब देखिए, इसमें योजना आयोग के साथ मिल, देखिए ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग अब नीति आयोग में परिवर्तित हो गया है। तो पहले के समय में यही काम योजना आयोग करता था, उसकी थोड़ा सा संरचना में और बाकी थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन करके उसको नीति आयोग बना दिया गया है। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा ये अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हो गए, महिला और शिशु विभाग, जो शिशु विभाग है, उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो क्या करती हैं, इसके लिए काम करती हैं। ठीक है। अब जो विभाग के कार्य हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय विभाग के कार्य हैं। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। राज्य स्तर पर समाज कल्याण प्रशासन, केंद्रीय सरकार ने अपने स्तर से बहुत ही समाज कल्याण योजनाओं और अनेक कार्यक्रमों को अपने हाथ से लेकर वित्तीय सहायता भी पूर्ण रूपेण या आंशिक तौर पर दी है। प्रांतीय सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी समाज के कमजोर और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। देखिए, जब हम लोग क्या है, यूनिट 7 पढ़ेंगे, जब हम लोग यूनिट 8 पढ़ेंगे और यूनिट 9 पढ़ेंगे, तो सही मायनों पे इसकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग विस्तार से और मुख्य मुख्य योजनाओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे उसमें। तो अभी ये केवल स्तर क्या क्या है, जिला में क्या होता है, और आप राज्य में क्या होते हैं, केंद्र में क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो कि आप देखें, बहुत सारे मंत्रालय ऐसे हैं जो तीनों स्तर में काम करते हैं। ठीक है। अब
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज कल्याण, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी एक यूएन का पार्ट है, जो बहुत सारे आर्थिक व सामाजिक कार्य पूरे विश्व के देशों में जहां आवश्यकता है वहां वो करते हैं, और इस तरह में कि जो सदस्य देश हैं वो अपनी फंडिंग भी इसमें देते हैं। संयुक्त राष्ट्र, उसका काम क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मैं मान लीजिए कहीं बहुत बड़ी विपदा आ जाए, कहीं आक्रमण हो जाए, या कहीं पर किसी कारण से युद्ध में क्षति पहुंचे, इन सब के बारे में वह निर्णय लेते हैं और अपनी संस्थाओं के माध्यम से वहाँ सहायता करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ की स्थापना, ये ध्यान दीजिए, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की अपने बच्चों और युवाओं की दशा को बेहतर बनाने की सहायता देना है। ध्यान दीजिए, इसका उद्देश्य क्या है? जो विकासशील देश हैं उनके बच्चों में, उनमें क्या होगा, बच्चों के विकास के लिए सहायता देने का काम करते हैं। और स्थापना कब है? 1946, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, जब यह क्या है, अन्य देशों से जो शरणार्थी आते हैं उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्थान, ये भी वही पर बहुत सारे एनजीओज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं, और उनका उद्देश्य भी क्या होता है? यही होता है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति एवं विकास में। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश राज्य पुलिस राज्य के रूप में पाए जाते थे। पुलिस राज्य का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? पुलिस राज्य का मतलब होता है कि हमारा शासन है, या उस व्यक्ति का शासन है, और उसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसको खुद से मतलब है। उसके आधार पे ही वह जो करना चाहे, जिससे करना, कोई कानून है उसके लिए, ना कोई न्यायिक व्यवस्था है, कुछ नहीं, मतलब जो भी है बस वही है, जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं है, तो वो कहलाते थे पुलिस राज्य। उनका प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना था, और उस कानून और व्यवस्था के आधार पर जन कल्याण उनका कार्यक्रम नहीं था। और जन कल्याण उनका कार्यक्रम ना होने के कारण क्या होता था? बहुत सारे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे जैसे आगे बढ़े तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जो ये काम बेहतर तरीके से करने लगे। अब देखिए, एक ने कहा है, मुझे राज, स्वर्ग, पुनर्जन्म नहीं चाहिए, किंतु मैं दुख से पीड़ित प्राणियों की पीड़ा को दूर करना चाहता हूँ। एक विचारक है, उन्होंने कहा था कि मतलब दूसरों की सहायता के लिए वो काम करना चाहते हैं, वो उनको बहुत सुविधा से नहीं चाहिए, ऐसे विचार थे उनके, ऐसे, ठीक है। अब अब देखिए क्या है, अब वर्तमान के समय में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा बहुत ज़्यादा सामने आई है, और उनका मतलब ये है कि लोगों को बहुत सारे जो मुख्य आवश्यकताएं वाली चीज़ें हैं वो उनको मिलने लगे। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य के साथ राज्य शब्द का जोड़ा जाना इस बात का परिचायक है कि राज्य कल्याण के क्षेत्र में एक सक्रिय भूमिका अदा करता है। अपने स्थूलतम अपने स्थूलतम रूप में कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं? ऐसे सभी प्रकारों को में सम्मिलित करता हुआ कहा जाता है जो सैन्य क्रिया को छोड़कर, देखिए मतलब केवल वह लोगों की भलाई, उसमें सेना से मतलब नहीं है, पुलिस से मतलब नहीं, केवल लोगों की भलाई के लिए काम करते हों, ऐसे लोग हों। एक विचारक है, उन्होंने कहा था कि एक ऐसे समाज के रूप में की गई है कल्याणकारी राज्य जिसमें एक आशान्वित न्यूनतम जीवन स्तर एवं अवसर प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब कल्याणकारी राज्य में यह है कि सबको समान अवसर, सबको समान शिक्षा, सबको समान आगे बढ़ने की राह। यदि कोई कमज़ोर वर्ग है तो उसके लिए विशेष सुविधाएं, जैसे हम लोग आरक्षण देते हैं ना, ये तो ये विशेष सुविधाएं हैं, क्योंकि यदि आरक्षण नहीं देंगे उनको तो क्या होगा? आरक्षण देने से वह एक समाज के स्तर में आ जाएंगे, और जब एक समय आएगा जब वो स्तर में आ जाएंगे तो आरक्षण की स्थिति क्या होगी? हम लोग ख़त्म कर देंगे, ऐसा विचार है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवादी और दूसरी ओर अनियमित व्यक्तिवाद की दो चरम सीमाओं के मध्य स्थित है। आप समझ रहे हैं इसमें क्या है? कल्याणकारी राज्य एक ओर और साम्यवाद दूसरी ओर अनियमित व्यक्तिवाद को की दो चरम सीमाओं के मध्य स्थित होता है।
मतलब कहने का मतलब ये कि उसको हर चीज़ करनी है। कहीं न कहीं यदि आप ये कह दें कि उसको किसी प्रकार का पुलिस कानून से मतलब नहीं हो, तो नहीं है। क्यों? एक लिमिट तक यदि सामाजिक नियंत्रण नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति किसी भी अपराध को करने पे डरेगा नहीं, और इससे कल्याणकारी राज्य की जो एक इमेज है वो देखी नहीं जा सकती। कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य के उत्तरदायित्व के सिद्धांत की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन है। बस वही है विशेषताएं जो आप अभी पढ़ रहे हैं। क्या विशेषताएं हैं इसमें? कल्याणकारी राज्य में न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि उदार एवं स्वतंत्र स्वरूप है। स्वास्थ्य योजना का लागू किया जाना है। अपने कार्य चयन की स्वतंत्रता है। सुरक्षा, ये सब आप देखो, ये नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान में, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप समझिए, निश्चित रूप से समझिए कि नीति निर्देशक तत्वों से ऐसा है ही नहीं कि कोई ना कोई प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में आए ही ना। संभवतः हमें लगता है कि शायद एक से दो या दो से तीन प्रश्न भी केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आ सकते हैं। ठीक है। अब भारत के रूप में देखें कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यदि इसके बारे में हम लोग समझेंगे तो क्या है ये? भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है: भारतवर्ष संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है। ध्यान दीजिए, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का एक अंश है जिसमें स्पष्ट रूप से उसके नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं जो और अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान में ऐसा है कि अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 25 से 28 के बीच में है। और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मतलब जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसमें तरह तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में आपके संविधान में पहले से ही चर्चा कर दी गई। और साथ में नीति निर्देशक तत्व जो है 38 से लेकर 51 तक भी, मतलब 38 एक्चुअली वो 36 ही है। आप 38 नहीं है, वो 36 ही है। ठीक है, जिसमें से दो अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देश तत्व में ही शामिल होते हैं। मतलब 35 तक आपका मूल अधिकार है और 36 से स्टार्ट होता है। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ मुख्य मुख्य हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन हमारी एक सलाह है कि आप राज्य के सभी नीति निर्देशक तत्व और सभी फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से ध्यान करके जाइए। इससे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है और पर्याप्त हमें लगता है कि आने की संभावना है। अब 39 क्या, अब इस कुछ मेन मेन है जो पढ़ लेते हैं, बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी आपको बहुत सारी किताबें होंगी लूसेंट वगैरह, सब नहीं डाला हमने, लेकिन इतना पर्याप्त है कि आप पढ़ सकते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए संभव है कि इम्पोर्टेंट है। 39 का में क्या है? राज्य समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों को संगठित करने की व्यवस्था की गई। मतलब ग्राम पंचायत जो चर्चा है वो अनुच्छेद 40 में दी गई है। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ परिस्थितियों में नागरिकों को काम, शिक्षा और जन स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु राज्य को निर्देशित किया गया है। मतलब कुछ स्थितियों में नागरिकों को काम, मतलब कुछ स्थितियों में जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है। अब गर्भवती महिला है तो कुछ स्थितियों में, विशेष स्थिति में उसको काम दिया जाए और उसके अनुसार ही उसको कंटिन्यूस काम। ये नहीं कि आप गर्भवती हैं तो आपको 4 से 6 महीना समय लगेगा तो आप जॉब से निकल जाइए, नहीं। हर एक स्थिति परिस्थितियों में उस व्यक्ति के आधार पर, उस सिचुएशन के आधार पर काम किया जा सकता है। अनुच्छेद 42 में क्या है? जैसे क्या है? काम को न्याय संगत तथा मानव उचित दशाओं में। मतलब काम ऐसा नहीं है कि हमने 8 घंटा ले लिया, आपको सैलरी चाहे कुछ भी कराएं, बिल्कुल भी नहीं है। मानव उचित जो आपकी दशाएं हैं उनके आधार पर ही काम होगा। मातृत्व सहायता प्रदान करने का प्रावधान, मतलब कहीं ना कहीं यदि वो गर्भवती महिला है उसको तो 3 से 6 महीने जितना भी अवकाश मिलता है केंद्र सरकार के, तो वो देना चाहिए। वो देना ही पड़ेगा, चाहे या तो प्राइवेट संस्थान हो या तो फिर कहिए सरकारी संस्थान हो, उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? अब देखिए, अनुच्छेद 43 में क्या? उद्योगों के प्रबंध से संबंधित है।
44 में क्या है, नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता, जो इस समय खबरों में है। आपने देखा होगा कि खबरों में ये शब्द और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समान नागरिक संहिता मतलब क्या होता है, सभी नागरिक, मतलब चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, सभी के लिए एक शहर में एक राज्य में एक जैसा कानून लागू हो। किसी के लिए कुछ भी कोई भी भेदभावपूर्ण नहीं लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 45 में क्या है, 14 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 46 में ये जो SC ST हैं, इनके दुर्बल पक्ष हैं, इनके लिए क्या है, उनके हितों के लिए है। और एक 47 में देखेंगे आप तो कृषि है, 47 का वो सॉरी इसी तरह से 47 है शायद, 48 है। आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्लीज़। प्रशासन के कार्य हम लोग वही आ गए। प्रशासन में कार्य कौन सा होता है, पोस्ट को आप सुना था आपने, लूथर गुलिक का। तो लूथर गुलिक का जो है, लूथर गुलिक का वो है, इसमें की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, ये सब इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। देख रहे हैं आपने, ये सेम वही चीज़ है। सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकार। सामाजिक न्याय मतलब वही है कि सभी को हर प्रकार से न्याय मिले, उनके काम के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, कोई पर अन्याय किसी के साथ ना हो। और नागरिक से जो है सिटीजन राइट्स हैं वो भी इनमें दिया जाएगा। लीजिए, आपका ये करीब करीब लगभग कंप्लीट हो गया है। केवल टॉपिक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। लेकिन जो हमने आपको बताया है, देखिए, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होता है, मानव होने के नाते जो आपको अधिकार मिलते हैं वो कहलाते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और मानव अधिकार और मूल अधिकारों में क्या अंतर है, मानव के अधिकार, मानव होने के नाते वो देश विश्व में कहीं चला जाए उसके लिए अधिकार समान होंगे, लेकिन जो मूल अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स, वो केवल उस देश की सीमाओं के अंदर अपने नागरिकों को जो सुविधाएं और अधिकार दिए जाते हैं वो कहलाते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये लगभग हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। ये लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सामाजिक कल्याण प्रशासन, समाज कल्याण प्रशासन सॉरी, इसमें आप जो मेन मेन चीज़ हमने बता दी। प्लीज़ आप फंडामेंटल राइट्स और DPSP ज़रूर पढ़ के जाइए, ज़रूर अच्छे से याद कीजिए। इस पूरे में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट, पहला तो पोस्ट गौर इंपॉर्टेंट है जो लूथर गुलिक द्वारा है। दूसरा आपका जो बड़ी बड़ी केंद्रीय संस्थाएं हैं उनकी स्थापना दिवस कब है, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग, ये सामाजिक जो न्याय विभाग है वो कब है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है संविधान में DPSP और फंडामेंटल राइट्स। इनमें से 100% हम कह रहे हैं प्रश्न आएंगे। अब हो सकता हो 90% संभावना है कि अधिकतम प्रश्न इसी में से पूछ ले वो। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। अब हम क्या करेंगे, अब इसके नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। और यदि आप लोग टेस्ट देना है तो प्लीज़ आप टेस्ट दे सकते हैं और जज कर सकते हैं आपको। ठीक है, ओके। और हाँ, जिसको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपको क्लियरिटी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, आप मैसेज के उसमें भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में कर सकते हैं, उसमें लिंक दी हुई है। जैसा भी आपको उचित लगे प्लीज़, लेकिन आप अपनी बात को ज़रूर कहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।